रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 37 है। 37 लेसन में ये बहुत ज़्यादा लेंथी लेसन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको कोशिश करना है अच्छे तरीके से समझें और इसको अच्छे तरीके से समझ कर आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें। ये काफ़ी लेंथी सबसे बड़ा लेसन है ये अपनी पूरी बुक का। तो इसमें क्या है जी, इसमें जी फाइनेंसिंग, डाइवर्सिटी एंड एवेलुएटिंग प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के इसमें आप फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह प्राइवेट प्रोग्राम्स को आप फाइनेंस करते हैं और उनकी डाइवर्सिटी क्या है, और उसको हम एवेलुएट करेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोग्राम है उनकी एवेल्यूशन कैसे होती है। तो ये तीन चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो चलते हैं जी टॉपिक नंबर 168 की तरफ, फाइनेंसिंग प्राइवेट एजुकेशन इन पाकिस्तान पार्ट 1 कि हम किस तरह फाइनेंस करते हैं, फंडिंग हम किस तरह करते हैं प्राइवेट एजुकेशन की पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंगेज इन डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विसेज एंड इट्स रैपिड ग्रोथ इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, टीचर्स एंड एनरोलमेंट ड्रा अटेंशन टू सम फंडामेंटल क्वेश्चन पर्टेनिंग टू फाइनेंसिंग ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इन पाकिस्तान के जो साइज़ है प्राइवेट सेक्टर का, जो कि इंगेज है डिलीवरी, जो कि मुख्तलिफ एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें रैपिड ग्रोथ हुई है। जो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़े हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशन है वो बढ़े हैं, जो टीचर इनरोलमेंट है वो बढ़ी है। और इससे क्या हुआ है, और जब ये चीज़ें बढ़ी हैं तो फिर जो बुनियादी सवालात थे फाइनेंसिंग के बारे में, प्राइवेट एजुकेशन की फाइनेंसिंग के बारे में, इन चीज़ों ने बुनियादी सवालात को जन्म दिया है। वो कौन कौन से सवालात हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से सवालात को इन चीज़ों ने जन्म दिया है। हाउ मच डज़ द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इन एजुकेशन एनुअली, कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसमें, एनुअली उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ये एक सवाल है। दूसरा जी, हाउ मच डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कास्ट टू चिल्ड्रन फ्राम हाउस होल्ड इन लो मिडल एंड हाई इनकम ग्रुप्स, कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों को उनके जो घरानों के खर्चे हैं उसमें से कितना पढ़ रहे हैं, कितने खर्चे में प्राइवेट स्कूल वो अफोर्ड कर रहे हैं। आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी उनका है कि मिडिल ग्रुप में कितना, लो ग्रुप में कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मिडल में कितनी पड़ रही है, और हाई इनकम ग्रुप्स को कितने अपने घर का कितना खर्चे में से कितना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ रहा है। तो ये दूसरा सवाल है। तीसरा है जी, हाउ मच प्रॉफिट डू द प्राइवेट स्कूल अर्न्स, कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज द फीस स्ट्रक्चर को रिलेट विद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल, कि जितने प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस है क्या उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, तो ये भी एक सवाल है। उसके बाद, टू व्हाट एक्सटेंट डज द कास्ट ऑफ प्राइवेट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन वेरी इन डिफरेंट रीजन्स एंड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, और कि जो कास्ट है प्राइवेट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन की वो किस लिहाज से वेरी करती है देहातों के अंदर और शहरों के अंदर। तो ये वो पाँच अहम सवाल आते हैं जो प्राइवेटाइजेशन को फंडिंग करने के सिलसिले में जो इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई है प्राइवेट सेक्टर में, तो इससे ये इन सवालात को उसने जन्म दिया है। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 168। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 169 है जी, फाइनेंसिंग प्राइवेट एजुकेशन पाकिस्तान पार्ट 2। द डाटा अवेलेबल टू आंसर दीज एंड सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इज इनसफिशिएंट एंड वट एवर इज अवेलेबल इज टू मच स्कैटर्ड, कि ये जो ऊपर हमने मुख्तलिफ सवाल डिस्कस किए हैं इस तरह के, और इस तरह के मज़ीद जो सवालात हैं प्राइवेट एजुकेशन की फाइनेंसिंग के मुतल्लिक, उनको आंसर करने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, और अगर कुछ डाटा अवेलेबल है भी सही तो वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो अगर तभी हम इनका इतने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जवाब नहीं दे पा सकते। आगे है जी, द डेफिशिएंसी ऑफ डाटा इज एविडेंट फ्राम द फैक्ट दैट द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ फाइनेंसिंग स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल ओनली इन द सेंसस ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 1999 एंड 2000, कि ये जो डेफिशिएंसी है डाटा की, इसका हमें इस चीज़ से सबूत मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव डाटा हमें या वैलिड डाटा जो हमें मिलता है वो हमें जो मरदमशुमारी हुई थी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की 1999 और 2000 में जाके, तो उससे हमें कुछ डाटा मिलता है, एक जामिया किस्म का डाटा हमें मिलता है। उससे पहले का हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि हमारे पास जो बेसिक डाटा है 1999 से पहले वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तभी हम इन सवालों के जवाब अच्छे तरीके से नहीं दे सकते। तो आगे चलते हैं जी, द सेंसस 1999 एंड 2000 शोड दैट एनुअल इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर वाज ओनली 2.5 बिलियन,
वेयर इज़ द रिकरेंट एक्सपेंडिचर अमाउंट टू अबाउट ओनली 12 बिलियन इन द ईयर प्रीसीडिंग द सेंसस। वो ये कह रहा है कि जब सेंसस हुए थे, जब मरदमशुमारी जब हुई थी 1999 और 2000 के अंदर, वो हमें शो करती है कि उस साल में जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई थी वो 2.5 बिलियन रुपीज़ थी। लेकिन जो उस साल से पहले एक बजट रखा गया था पूरे साल के लिए, उस जिसमें मरदमशुमारी हुई थी, उस साल के लिए जो बजट मुख्तस किया गया था वो 12 बिलियन था, और जो प्रैक्टिकली खर्च हुआ वो 2.5 बिलियन हुआ। तो ये हमें डाटा की डेफिशिएंसी की वजह से, हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं था कि हम एवेलुएट कर सकते कि भाई कितना खर्चा आना है, तो हमने एक रफली तौर पर 12 मिलियन मुख्तस कर दिए, लेकिन प्रैक्टिकली उधर 2.5 बिलियन की ज़रूरत थी। तो ये वो मसाइल थे जो डाटा की नॉट अवेलेबिलिटी की वजह से फेस करने पड़ रहे थे उस वक्त की गवर्नमेंट को। तो इसलिए हमारे पास एफिशिएंट डाटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं जी, टॉपिक नंबर 170 है जी, फाइनेंसिंग प्राइवेट एजुकेशन पार्ट 3, इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आपकी जो वसूलियाँ हैं और आपके जो अखराजात हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपके 1999 और 2000 में आपके इन्वेस्टमेंट कितनी थी, आपकी वसूलियाँ कितनी थी, और आपके प्राइवेट एजुकेशन पे अखराजात कितने थे। इन बारे में हम पढ़ते हैं। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ सूबों के लिहाज से उसने बताया हुआ है। और आगे वो बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1999 एंड 2000 द लार्जेस्ट चंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर वेंट टू टीचिंग स्टाफ 57%। कि 1999 और 2000 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो प्राइवेट सेक्टर के जो अखराजात थे, सबसे बड़ा हिस्सा उसका टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों पे जाता था। 57% हिस्सा जो था वो सिर्फ जो टीचर्स थे उनकी पेमेंट पे जाता था। द अदर टू मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर वर सैलरीज फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ 11% एंड रेंट ऑफ बिल्डिंग 10%। और जो दूसरे बड़े अखराजात थे वो एक तो थी जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, जो क्लरिकल स्टाफ होता है, ये जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, उसकी तनख्वाहों पे 11%, और जो रेंट थे बिल्डिंगों के उन पे 10%। तो ये वो अखराजात थे 1999 और 2000 में जब मरदमशुमारी हुई। तो हमें पता चला कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से कितने कितने अखराजात हैं। तो ये चीज़ों को आपने याद रखना है कि भाई टीचिंग पे कितना ज़्यादा था। ये सारे एम क्वेश्चन हैं। नीचे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसको भी एक दफ़ा गौर से देख सकते हैं। इसमें भी उसने आपको कैटेगराइज करके आपको बताया हुआ है कि भाई मिसलेनियस कितने थे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे, बजट रेंट पे कितने थे, बिल्डिंग रेंट पे, यूटिलिटीज़ कितनी थी, टीचिंग स्टाफ कितना था। तो ये भी आपने देखना है। आगे जी टॉपिक नंबर 171 है, डाइवर्सिटी प्राइवेट एजुकेशन पाकिस्तान 1। पहले उसने फाइनेंसिंग को डिस्कस किया, अब वो डाइवर्सिटी को डिस्कस कर रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ प्राइवेट एजुकेशन पाकिस्तान इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड हैज़ ट्रीमेंडस implication for policy research, but this aspect remain largely under explored in the literature। कि जो डाइवर्सिटी है पाकिस्तान प्राइवेट एजुकेशन की पाकिस्तान के अंदर, उसकी बहुत सारी खसूसियात हैं और उनका हमें लिटरेचर में काफ़ी वाज़ह तरीके से उनका जिक्र हमें मिल जाता है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि भाई आपके जो डाइवर्सिटी मुख्तलिफ इख्तलाफ को कहते हैं कि शहरों में और हो, देहातों में और हो, एक सिटी में और हो, दूसरी सिटी में वो हो। तो ये डाइवर्सिटी होती है कि जो यूनिक ना हो, एक जैसा ना हो, उसको डाइवर्स कहते हैं। कि जो पाकिस्तान में प्राइवेट एजुकेशन है उसकी जो खसूसियात हैं वो डाइवर्स किस्म की हैं, और उनका पॉलिसी रिसर्च में उनका हमें बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है, और लिटरेचर के अंदर भी हमें उनका काफ़ी जिक्र मिलता है। तो आगे चलते हैं जी, इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इज़ मेड बिटवीन लो एंड हाई फीस स्कूल। और इसमें सबसे जो ज़्यादा डिफरेंस है वो किस तरह कैटेगराइज किया हुआ है प्राइवेट एजुकेशन के। एक तरीका है कि लो बजट और हाई बजट स्कूल्स के। एक कुछ स्कूल्स हैं वो एक कैटेगरी में, वो लो, उनकी फीसें कम हैं। दूसरे स्कूल हैं वो दूसरी कैटेगरी में, उनकी फीसें ज़्यादा हैं। तो ये एक तरह की डिफरेंशिएशन की हुई है। दूसरी क्या है, दूसरी है जी उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक उर्दू मीडियम स्कूल है विद डिफरेंट सिलेबस, और फिर सिलेबस का भी फ़र्क है। एंड बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड मिक्स स्कूल। और फिर इस तरह के एक स्कूल है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, एक गर्ल्स के लिए, और एक मिक्स स्कूल है। तो ये सारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आगे फर्दर डिवीजन हुई हैं। ये डाइवर्सिटी है। However, in reality, the private education institution can be classified along a much broader range of categories। लेकिन हकीकत में जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको हम बहुत बड़ी रेंज, एक बहुत बड़े ब्रॉडर सेंस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी आपको मिलती है देखने को, कि उनमें मुख्तलिफ क्लासीफाइड किए हुए चीज़ों को, लो इनकम और हाई इनकम, और गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। तो ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर के अंदर। आगे है जी टॉपिक नंबर 172 है,
वेयर हैज़ दिस डाइवर्सिटी कम फ्राम, कि ये जो डाइवर्सिटी है ये कहाँ से आती है, इसका हम क्वेश्चन के साथ टू आंसर द आंसर टू दिस क्वेश्चन ड्राज अटेंशन टू द वेरिएंस इन डिमांड फॉर एजुकेशनल emanating from the ethnically diverse and ideologically divided society of Pakistan, कि ये डाइवर्सिटी कहाँ से आती है। इसका जवाब हमें इस चीज़ से मिलता है कि जो वैरायटी है, क्योंकि एजुकेशनल में डाइवर्सिटी की डिमांड है। पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसमें मुख्तलिफ़ आइडियालॉजी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, तो वो फिर डिमांड करते हैं कि उनको अपनी मर्ज़ी का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। तो अगर इस सवाल का अगर हमने जवाब देना है कि ये डाइवर्सिटी कहाँ से आती है, तो ये इसी डिमांड से आती है, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं डाइवर्सिटी को, क्योंकि पाकिस्तान में एक मिक्स्ड किस्म का सोसाइटी है। पाकिस्तान इसमें मुख्तलिफ आइडियालॉजिकल और एथनिकल ग्रुप्स रहते हैं जिनकी मुख्तलिफ डिमांड्स हैं, तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें एजुकेशन के अंदर डाइवर्सिटी को लाना ज़रूरी है। इसलिए डाइवर्सिटी की अहमियत बढ़ जाती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आगे जी, सम सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन आर इंटरेस्टेड टू गेट देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड इन स्कूल विद इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइल द अदर प्रेफर दोज स्कूल्स विच फोकस ऑन इस्लामिक एजुकेशन आर बोथ। इसका मिसाल वो ये दे रहा है कि कुछ ऐसे आबादी वाले लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं आबादी में पाकिस्तान की, जो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल करें, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो ऐसे स्कूलों में एजुकेशन हासिल करें जो इस्लामिक एजुकेशन पे फोकस करती हों, जिनका मिसाल के तौर पर मदरसों में। तो ये वो डाइवर्सिटी इधर ही आ जाती है कि भाई कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ें, और कुछ लोग हैं उनके बच्चे चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इस्लामिक एजुकेशन हासिल करें। तो ये डाइवर्सिटी की किस्म है। इस तरह फिर हमने जो गवर्नमेंट है उसने दोनों ग्रुप्स की जो डिमांड्स है वो पूरी करनी है, इसलिए हमें एजुकेशन के अंदर डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत होती है। आगे है जी, एक और मिसाल वो दे रहा है कि इन रूरल एरियाज़ पेरेंट्स फेवर सिंगल सेक्स स्कूल्स फॉर ओल्डर गर्ल्स ड्यू टू विच ग्रोथ ऑफ गर्ल्स प्राइवेट स्कूल हैज़ बिन मच हायर दैन दैट ऑफ द मिक्स्ड स्कूल, कि जो देहाती इलाके हैं उनके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनकी ये डिमांड होती है कि जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए अलग स्कूल्स होने चाहिए, और जिसकी वजह से जो मिक्स्ड स्कूल्स हैं उनसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो ये भी डाइवर्सिटी के किस्म है कि शहरों में तो मिक्स स्कूल चल जाता है, गर्ल्स बॉयज़ इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन जब आपकी देहाती इलाकों की बात आती है तो उधर आपके जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी गर्ल्स जो हैं वो मिक्स स्कूल के अंदर तालीम हासिल करें, इसलिए वो एक अलग प्राइवेट स्कूलों की डिमांड करते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ फार्म्स जो हैं इन वजूहात की बिना पर हमें डाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो ये सारी वजूहात आपको इसने बताई हैं इस टॉपिक नंबर 172 के अंदर। आगे चलते हैं जी, टॉपिक नंबर 173 है जी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। वो कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं डाइवर्सिटी के अंदर जो कि जिनके ज़रिए हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। It is important to understand that unlike the government schools, different types of private schools entail different implication in terms of their impact on policy and socio-economic milieu। कि ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट स्कूलों के बरक्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ इम्प्लिकेशंस हैं, उनकी जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन पे और सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं उन पे उनके बड़े असरात होते हैं। तो जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी निस्बत जो प्राइवेट सेक्टर है हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा उनके असरात होते हैं। और आगे जी, फ्राम वन पॉइंट ऑफ व्यू डाइवर्सिटी इन द प्राइवेट एजुकेशनल मार्केट प्लेस इज़ ए रिस्पॉन्स टू वेरियंस इन द डिमांड विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। के एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो डाइवर्सिटी है प्राइवेट एजुकेशन के अंदर वो एक रिस्पांस है, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं उसके रिस्पांस में हम उनको डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। जो कि हमारे सोसाइटी है, आपको मैंने पहले बताया है कि पाकिस्तान की सोसाइटी वो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे मुश्तमिल है और हर ग्रुप की अपनी एक मखसूस डिमांड होती है। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें डाइवर्सिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आगे चलते हैं जी। This apprehension is best explained by the fact that a textbook used in a private school preaches to the student that listening to music, watching television, and even playing carrom board or flying and kites are sinful acts। वो इसकी मिसाल ये दे रहा है कि मिसाल के तौर पर हमारे कुछ मुआशरे ऐसे हैं, कुछ हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके अंदर पढ़ाया जाता है कि भाई आप अगर ऐसी किताब पढ़ेंगे जिनके अंदर
म्यूज़िक सुनना या फिल्म देखना या गेम्स खेलना या पतंग उड़ाना, तो ये गुनाह समझे जाते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस चीज़ की तालीम देते हैं कि ये सारे जो काम हैं ये गुनाह के तौर पर हैं। और इसके बरक्स सेम इसी मुल्क के अंदर एक ऐसा स्कूल होगा, ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी प्राइवेट स्कूल्स विच टीच म्यूज़िक टू टीच चिल्ड्रन इन रेगुलर क्लासेज एंड प्रमोट लिबरल आर्ट्स। इसके बरक्स हमारे ही मुल्क में कुछ स्कूल, प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक को एज ए रेगुलर क्लास के तौर पर पढ़ा रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी को आप समझें कि भाई जो लोगों की डिमांड होगी उसको प्राइवेट सेक्टर ने पूरा करना होता है, क्योंकि वो उनसे फ़ीसें वसूल कर रहे होते हैं। तो कुछ स्कूलों में तो आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई ये जो म्यूज़िक है, गाना बजाना, ये सारा गुनाह है, और दूसरे स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा तो कि ये एक अच्छी चीज़ है और इसको एज ए रेगुलर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो ये इसी चीज़ का नाम डाइवर्सिटी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कूल आर प्रोवाइडिंग टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद इंटायरली अपोजिट वर्ल्ड व्यूज़। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह दो स्कूल मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीज़ों को समझा रहे हैं आपको। तो ये सारी वो चीज़ है जिसको समझने की कोशिश करें कि भाई डाइवर्सिटी किस चीज़ का नाम है और डाइवर्सिटी से क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है और हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 174 है जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपने डाइवर्सिटी, पहले आपने फंडिंग पढ़ी, फिर आपने डाइवर्सिटी पढ़ी, अब आप पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। 1 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग इज़ द मेन फैक्टर इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। कि जो क्वालिटी है टीचिंग की और लर्निंग की, ये सबसे मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, ये ख्याल किया जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो टीचिंग है, ये जो लर्निंग है, उसकी एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए उनकी जो दिन ब दिन ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है। द पॉपुलर परसेप्शन इज़ दैट क्वालिटी इज़ मच बेटर इन प्राइवेट स्कूल्स दैन द गवर्नमेंट स्कूल्स। कि ये एक ख्याल किया जाता है, ये एक परसेप्शन है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो अच्छी है बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल्स के। तो ये एक ख्याल किया जाता है। द एक्सटेंट टू विच दिस परसेप्शन इज़ ट्रू इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। और ये जो परसेप्शन है, ये जो ख्याल है, ये किस हद तक दुरुस्त है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये मतलब मतलब इस पर बहस हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि तसव्वुर यही किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी होती है। जनरली क्वालिटी इज़ हार्डली क्वेश्चन एज फार एज हाई कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स चेंज विच कैटर टू द एलीट आर कंसर्न्ड। कि जो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जो हाई कॉस्ट वाले प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो कि ख़ास तौर पर एलीट क्लास के लिए होती हैं, उनके अंदर क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को पता है कि वो हाई क्वालिटी मेंटेन करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन का क्वेश्चन वहाँ पे रेज होता है जो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो लो कास्ट होते हैं और जो कुछ या शहरों में या देहातों में भी हो सकते हैं, उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इशू होता है। जो एलीट क्लास के लिए हाई कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता और कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किए होते हैं। द इशू ऑफ क्वालिटी इज रेज्ड मोर फ्रिक्वेंटली फॉर लो क्लास प्राइवेट स्कूल्स विच आर प्रीवेलेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो इशू है वो ख़ास तौर पर लो कास्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर रेज होता है, चाहे वो आपके अर्बन एरिया में चल रहे हों, चाहे आपके रूरल एरिया में वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो आगे है जी अंद्राबी, दास एंड इजाज 2002 आर्ग्यूड दैट पेरेंट्स इन्फर क्वालिटी वेरिएशन बिटवीन स्कूल्स थ्रू द रेंज ऑफ फीस विच वेरीज इन प्रेडिक्टेबल वेज टू मेजर स्कूल इनपुट्स। के जो अंद्राबी एक भाई साहब थे, दास था और इजाज़, इन्होंने 2002 में ये आर्ग्यू किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो पेरेंट्स हैं वो क्वालिटी की वेरिएशन उनको देखने को मिलती हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी, अगर आपकी फ़ीस कम होगी तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो लो होगी। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप अच्छी ज़्यादा महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उधर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑटोमेटिकली हाई होगी, लेकिन अगर आप लो कास्ट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को इनरोल करवाते हैं तो उधर क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी। ये कोरिलेशन है। कोरिलेशन ऑफ फीस विद मेजर इनपुट्स टेकन एज द क्रूड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी कैन बी हेल्पफुल फॉर द हाउस होल्ड टू चूज अ गुड प्राइवेट स्कूल, इट इज़ नॉट नेसेसरली यूजफुल इन मैनी इंस्टेंसेस। कि जो फीस का जो ये रिलेशन है क्वालिटी के साथ, ये एक मेजरेबल चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको देख सकते हैं कि अंडरस्टूड सी बात है कि जहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होगी वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी और जहाँ पे फ़ीस कम होगी उधर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो लो होगी। इसलिए ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको ये जो फ़ीस है ये हमारे लिए मददगार साबित होती है कि हम प्राइवेट स्कूल को अपने बच्चों के लिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं हम इसको
हम अपने बच्चों के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो ये था। आप आगे चलते हैं जी, आपका है जी टॉपिक नंबर 175 है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग पार्ट 2। आगे चलते हैं जी, आगे है टॉपिक नंबर 175 क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पार्ट 2। In some instances, even good measured inputs become misleading. An example amount of complaints about quality of schools with good building and low student-teacher ratios. कि बाज़ बार ऐसा होता है कि जो अच्छी मेजर्ड होते हैं या जो अच्छी आपके पास इनपुट होती है वो भी आपको मिसलीड कर सकती है। मिसाल के तौर पर वो बता रहा है कि कुछ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर भी, और जहाँ पे स्टूडेंट टीचर की रेशो कम होती है तो वहाँ भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। और ऐसी कंप्लेन आपको वसूल होती रहती है कि ऐसे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्लेंट्स आती रहती हैं। Assessments of learning and student achievements shape an idea of overall level of quality in private schools, but they present different picture. वो कह रहे हैं कि जो असेसमेंट या है लर्निंग की, स्टूडेंट्स की लर्निंग की या स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स की, वो इस आइडिया को शेप देती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कितनी अच्छी है और कितनी ज़्यादा है। आप असेसमेंट से ही और आपकी स्टूडेंट्स की अचीवमेंट से ही पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी अच्छी है। फॉर एग्जांपल, द वर्ल्ड बैंक कमीशन एन असेसमेंट अंडर लीप्स प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर ऑफ ग्रेड 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स इन रूरल पंजाब। मिसाल के तौर पर कि जो वर्ल्ड बैंक था उसकी तरफ से एक कमीशन जिसका नाम लीप्स था, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसने ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर दोनों से उठाया था और उनका टेस्ट लिया था, और उसके रिसर्च से ये शो हुआ था, रिसर्च क्लेम दैट प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स आर आउट परफॉर्मिंग देयर पब्लिक काउंटर पार्ट्स। कि जो इस रिसर्च से ये शो हुआ था कि जो प्राइवेट स्कूल्स के तलबा हैं उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी एज़ कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल। तो इसी तरह जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये आपके बच्चों के रिजल्ट से पता चलती है। Indeed, the threshold for performance of private schools remain very low with the performance of already failing public schools as the reference point of comparison. लेकिन वो ये कह रहा है कि आपकी जो प्राइवेट स्कूल्स की परफॉर्मेंस है उसको आप पब्लिक स्कूल जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होते उनके साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आपको जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। आप प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके साथ आप उसका क्या कंपैरिजन करेंगे। ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक स्टैंडर्डाइज बात नहीं हो सकती। तो आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 176 है जी एवेल्यूएट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। आपने इसको एवेल्यूएट किस तरह करना है जी। अ कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एवेल्यूएशन रिप्रेजेंट्स हियर हैज़ 4 क्राइटेरिया allowing for many aspects of the privatization policy to understand and assessed। कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है उनको एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। पहला कौन सा है, फ्रीडम टू चूज़, कि हमारे पास आज़ादी होती है कि हम चूज़ कर सकें। दिस क्राइटेरियन रेफर टू द राइट्स ऑफ फैमिलीज टू चूज स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन। दे आर प्रमाइज ऑन देयर वैल्यूज, एजुकेशनल फिलोसफीज, रिलीजियस टीचिंग एंड पॉलिटिकल आउटलुक्स। कि सबसे पहला जो है वो ये है कि आप इस जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम होते हैं इनमें फैमिलीज़ के पास चॉइस होती है कि वो अपने एजुकेशनल फिलासफीज़, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से, अपने रिलीजियस टीचिंग के हिसाब से और अपने पॉलिटिकल आउटलुक्स के हिसाब से अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा सकते हैं। सबसे बड़ा ये है कि उनके पास चॉइस होती है। एडवोकेट्स आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पेरेंट्स टू चूज़ देयर चिल्ड्रन एजुकेशन इन फॉर 2 रीज़न। तो ऐसे होता क्या है कि ये जो आर्ग्यू इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि इस आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी मर्ज़ी का स्कूल चूज़ कर सकें। और उसकी 2 रीज़न होती है। पहला रीज़न क्या है जी, फर्स्ट एंड क्लियरली अ प्रायोरिटी, पेरेंट्स हैव ए फंडामेंटल राइट टू डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। सबसे पहली खूबी यह है कि वो बच्चों पेरेंट्स को पता होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सी एजुकेशन की फील्ड या कौन सी एजुकेशन का सब्जेक्ट है जिसमें उनको इंटरेस्ट है और उनके लिए वो अच्छा कार्य साबित है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनके पास चॉइस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। पेरेंट्स आर लाइकली टू हैव ग्रेटर इंसेंटिव टू सस्टेन एंड इम्प्रूव देयर चिल्ड्रन वेलफेयर देन ए गवर्नमेंट एजेंट। कि गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर जो पेरेंट्स हैं वो जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाना है या किस तरह उनको अपने बच्चों की वेलफेयर उन्होंने करनी है। पेरेंट्स हैव ए बेटर आइडिया ऑफ द एजुकेशनल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड ऑफ विच लर्निंग स्टाइल्स आर प्रेफर। और पेरेंट्स ये अच्छी तरीके से जानते हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशनल नीड्स वो क्या हैं और वो किन तरीक़ों से उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये इसलिए फ्रीडम होती है एक पेरेंट्स के पास। आगे जी टॉपिक नंबर 177 है जी एवेल्यूएट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पार्ट 2। अ सेकंड मोटिवेशन फॉर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ चॉइस इज टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर अकाउंटेबल। दूसरी ये है मोटिवेशन के इससे एजुकेशन सिस्टम में वो मोर अकाउंटेबल हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन पेरेंट्स टू चूज द टाइप्स ऑफ एजुकेशन दे डिजायर फॉर देयर चिल्ड्रन, दे विल बी मोर कंसर्न विद द एजुकेशन ऑफर्ड।
इस पर दूसरी ये चीज़ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। जब पेरेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी के स्कूल में डाल सकें, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑटोमेटिक इन्हांस हो जाती है। क्योंकि अगर एक स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो वो स्कूल डाउन हो जाएगा और उसकी रैपो पे असर पड़ेगा। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने नाम को और अपने असर रसूख को बहाल करने के लिए अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हमेशा अच्छे तरीके पे रखता है। Parents will hold schools accountable by their choice of school. If school offer poor quality education, parents will not choose it. Enroll will decline and some organization change will be necessary. तो ये है कि अगर पेरेंट्स के सामने वो स्कूल जवाबदेह होता है। अगर एक स्कूल अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसका वो बंद भी हो सकता है। उसमें जो स्टूडेंट का दाखिला है वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बच्चों के पास या उनकी फैमिलीज़ के पास चॉइस होती है कि वो अपनी मर्ज़ी का स्कूल हासिल चूज़ कर सकें और वो स्कूल जवाबदेह होता है अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आगे टॉपिक नंबर 178 है जी, एवेलुएट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पार्ट 3। टू कंसर्न्स क्या है जी? 2 पॉसिबल कंसर्न्स अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ फॉर पेरेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पॉसिबिलिटी दैट सम चॉइसेस आर सोशली, कल्चरली और पोलिटिकली अनएक्सेप्टेबल। के दो मुख्तलिफ जो हैं वो कंसर्न्स होते हैं फ्रीडम के अगर पेरेंट्स के पास फ्रीडम हो। मिसाल के तौर पर कि सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि जब पेरेंट्स के पास चॉइस होती है तो वो इस चॉइस को यूज़ करते हैं कि वो कौन सी सोशली, कल्चरली और पोलिटिकली अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ कल्चर में एक चीज़ लीगल है, दूसरे में वो अनलीगल होती है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में चूज टू एजुकेट इट्स चिल्ड्रन इन ए मैनर इनटॉलरेंट टू अदर इन सोसाइटी। मिसाल के तौर पर एक फैमिली है वो अपने बच्चों को ऐसे तरीके से तालीम दिलवाना चाहती है जो कि दूसरी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हो, और इट मेक चूज एन एजुकेशन दैट इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप। या वो अपने बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन हासिल करवाना चाहती है कि वो दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ हो, रिलीजन की या इनकम की, किसी भी सूरत में। तो ये जो वालिदैन हैं उनको ये कंसर्न होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मज़हब के हिसाब से, अपनी कौमियत के हिसाब से अपने बच्चों को तालीम दें। तो ये प्राइवेटाइजेशन उनकी इस चीज़ में हेल्प करती है। तो ये भी आगे आप पढ़ सकते हैं इस तरीके में। आगे टॉपिक है 179 है जी। इसमें भी है जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, कि जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है। दिस क्राइटेरिया रेफर्स टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ एजुकेशनल रिजल्ट्स फॉर एनी गिवन रिसोर्स कंस्टेंट। इसमें यह है कि ये जो प्रोडक्ट एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रिजल्ट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अच्छा होगा वो उसकी अच्छाई को ज़ाहिर करेगा, वो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ज़ाहिर करेगा। इसलिए आपने रिजल्ट को देखना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एनी एक्टिविटी बी कंडक्टेड एफिशिएंटली बिकॉज द रिसोर्सेज यूज फॉर इट कुड बी यूज फॉर द अदर एक्टिविटीज। तो आप किसी भी स्कूल के रिजल्ट को देखकर आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। तो इसी तरह जो प्रोडक्टिव रिजल्ट होते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, वो आपको जाहिर करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा अच्छी है। एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन में भी एन इंपॉर्टेंट वे टू इन्हांस एफिशिएंसी। जो एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन है ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद देती है। द स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन रेस्ट मेनली ऑन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। कि जो सबसे ज़्यादा जो आर्गूमेंट या स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर वो यही है कि इससे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ती है। वी नोट हेयर दैट दिस आर्गूमेंट रेफर टू इंटरनल एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंसी अचीव्ड एंड आउटपुट इज परफॉर्म्ड। कि इंटरनल एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी एफिशिएंसी आती है, और एफिशिएंसी जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन की वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। आगे आज टॉपिक नंबर 180, एवेलुएट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पार्ट 5। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट डज नॉट रेफर टू एक्सटर्नल एफिशिएंसी। कि इसमें एक्सटर्नल एफिशिएंसी को आप ज़ाहिर नहीं कर सकते। वेदर आर नॉट द मोस्ट वैल्यूएबल आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड। एजुकेशनल प्लानर ऑफ कोर्स मस्ट डायरेक्ट बोथ टाइप ऑफ एफिशिएंसी। के जो एजुकेशनल प्लानर्स होते हैं उनको दोनों एफिशिएंसी के बारे में देखना चाहिए कि आपकी इंटरनल एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सटर्नल एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए। दिस स्टिमुलस इज इंटरनल एफिशिएंसी इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्राम 3 रिसोर्सेज। जो इंटरनल एफिशिएंसी होती है वो 3 ज़राए से आती है। पहला है जी ग्रेटर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। सुपीरियर ओनरशिप एंड मार्जिनल स्ट्रक्चर विद इन द इंटरप्राइजेज के अंदर ओनरशिप होनी चाहिए, सुपीरियर ओनरशिप होनी चाहिए, और एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका इंटरप्राइजेज का। और तीसरा जी इन्हांस अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए, जितना ज़्यादा इंसेंटिव सिस्टम होगा आपके सिस्टम के अंदर तो वो बच्चों को मोटिवेट करेगा। तो ये वो 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी इंटरनल एफिशिएंसी वो होती है, इंक्रीज़ होती है। तो आपने प्राइवेटाइजेशन को एवेलुएट इन्हीं फैक्टर पे कर सकते हैं कि भाई आपके स्कूलों के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, आपके बच्चों को आप किस लिहाज से पढ़ा रहे हैं। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम प्राइवेटाइजेशन की एवेल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ये लेसन एंड हुआ, काफ़ी लेंथी लेसन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।